So, good morning, students. We are beginning this NTSE Stage 2 Maths program today. जैसा कि आप लोग सब एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो बिकॉज यू हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड दिस NTSE Stage 1 एंड आई एम श्योर आप लोग सब ने अच्छा परफॉर्म किया। और आप जैसा कि जानते हैं NTSE एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, सैट और मैट। और अगर आप देखें तो वेटेज वाइज भी आपको समझ में आ चुका है कि 50% वेटेज पूरा मेंटल एप्टीट्यूड पे होता है और 50% आपके स्कॉलास्टिक सब्जेक्ट्स पे होते हैं, जैसे कि 20% आपके सोशल साइंस और 20% आपके साइंस और 10% आपके मैथमेटिक्स पे। स्टेज 1 में जैसा देखा जाता है कि जो सवाल पूछे जाते हैं वो बेसिकली प्राइमरी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, बट एक्सपेंस इतना बड़ा होता है कि वो पहला स्टेज भी एक मुश्किल कड़ी होती है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग सब ने ये पहली कड़ी को सक्सेसफुली फिनिश ऑफ किया। अब सेकंड स्टेज में जब हम पहुंचते हैं तो वेटेज की प्रायोरिटी बिल्कुल भी बदलती नहीं। आपको पता है मेंटल एप्टीट्यूड में अभी भी आपको 50% के वेटेज है और मेंटल एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नो टीचर कैन हेल्प यू इन इम्प्रूविंग द मेंटल एप्टीट्यूड। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग दिन में जब तक NTSE स्टेज 2 का एग्ज़ाम का डेट आ जाता है और डेट आता है तब तक के लिए कम से कम भी नहीं तो आपके पास 40 से 50 दिन तो मिनिमम हैं ही। तो कम से कम इतना इंश्योर कीजिए कि रोज़ 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट को दे सके, कैसे भी करके, या तो अर्ली मॉर्निंग में या तो लेट नाइट में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आई एम श्योर क्या कहते हैं आप लोग सब ऑलरेडी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप KVPY भी आपका शुरू हो गया है, विच इज़ अगेन आर एक्सटेंसिव प्रिपरेशन। तो कहीं ना कहीं वक्त निकालना NTSE स्टेज 2 के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेपुटेशन NTSE होल्ड्स कि इसके लिए वर्थ इट है हम थोड़ा वक्त निकालें, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको ये इंश्योर करना है कि जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें 50% का वेटेज होता है उसमें कोई भी कोताही ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना शो करें और 1 घंटा कम से कम निकालें रोज़। और 1 घंटे में कम से कम 60 से 70 सवाल करने की कोशिश करें, क्योंकि आई थिंक 2 घंटे में आपको 100 सवाल करने होते हैं, राइट। तो कम से कम इस स्पीड से भी अगर आप जाएंगे तो आई एम श्योर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे और 95% और 99% के एक्यूरेसी लाना आप सीख जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा आपको उछाल मिलेगा इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म इन मेंटल एप्टीट्यूड। सेकेंड सेक्शन में अगर आप आते हैं तो आई एम श्योर जो PCM के स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा। बस ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी कि कौन से सेक्शन में कितना वेटेज है, उस सेक्शन को हम उस हिसाब से काम करेंगे। सोशल साइंस में फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सोशल साइंस में बहुत डिटेलिंग में ना जाके एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि 10-15 साल से जितने भी सवाल पूछे गए हैं NCERT बुक से, NCERT टेक्स्ट बुक से, उन सब एरिया को हम फिर से देख लें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ज़्यादा करें। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब PCM के, कोई भी बच्चा नीट का है? नो, आई एम श्योर एवरीवन इज़ फ्रॉम PCM। तो अब हम ये कर सकते हैं कि अगर आपके मैथमेटिक्स सेक्शन को देखा जाए तो क्लास 11th में आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो NTSE एग्ज़ाम में क्लास 10th का, जो NTSE एग्ज़ाम में मैथ सेक्शन का क्वेश्चन आने वाला है वो बिल्कुल भी 11th से नहीं आने वाला है, वो 10th से ही आने वाला है। और 10th के ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हुए तो थोड़े से हायर लेवल पे होंगे, लेकिन जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JEE की तो उसके सामने आपके लिए कुछ भी नहीं है वो क्वेश्चंस। लेकिन अगर हम उसको ऑब्जर्व करें, जैसे कि आप पिछले कुछ सालों के पेपर के एलोकेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे 2020 जो कि लास्ट ईयर का जो पेपर जो इसी साल हुआ था, उसमें अगर आप देखेंगे कि नंबर अलजेब्रा और अर्थमेटिक से 6 सवाल आए थे, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से 12 सवाल और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से 2 सवाल। 2019 में आप देखेंगे पहली कैटेगरी में 7, दूसरी कैटेगरी में 11 और तीसरी कैटेगरी में 2। 2018 में फिर से आप देखिए 6 क्वेश्चंस आए हैं अलजेब्रा पोर्शन से, ज्योमेट्री पोर्शन से 12 सवाल और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से 2 सवाल। 2017 में भी आप देख सकते हैं 10, 9, 1।
2016 में भी आप देख सकते हैं, 2017 में थोड़ा सा बदलाव आया, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को ऑलमोस्ट बराबर किया गया। 2016 में फिर से आप देखिएगा ज्योमेट्री को ऊपर रखा गया। 2015 में देखिए कि अलजेब्रा को बहुत कम कर दिया गया और ज्योमेट्री को और ज़्यादा कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे आप तो स्टेज 2 2014, 13, 12 का भी स्टैटिस्टिक्स है। तो 2014 में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से कोई सवाल नहीं थे, 12 ज्योमेट्री से थे, 8 अलजेब्रा से थे। 2013 में 10 ज्योमेट्री से थे, 9 अलजेब्रा से थे, 1 प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में से किसी एक पोर्शन से थे। और सेम 2012 में भी। तो मोटा मोटी जो हमें समझ आ रहा है कि 12 सवाल मिनिमम आपके ज्योमेट्री के सेक्शन से आएंगे और करीब 6 से, मतलब 6 सवाल के करीब आपके अलजेब्रा से आएंगे। तो मोटा मोटी 18 सवाल आपके अलजेब्रा और ज्योमेट्री से ही आने वाले हैं। ज्योमेट्री में भी आप देखेंगे ज्योमेट्री के जो सवाल आएंगे वो बहुत ही बेसिक किस्म के होंगे, जो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में जितने भी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं उसी के बेसिस पे आएंगे। बट कहीं ना कहीं ज्योमेट्री एक मुश्किल चीज़ हो जाता है जब हम एग्ज़ाम में दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे को स्पेस की कमी होती है और हम अच्छे से डायग्राम नहीं बना पाते या हड़बड़ाए रहते हैं। तो मेरा सजेशन है ज्योमेट्री की सवाल जब भी हम देखेंगे, वी हैव टू मेक अ क्लीन नीट डायग्राम, क्योंकि जैसे ही हम नीट क्लीन डायग्राम करते हैं आधा काम वहीं से ख़त्म हो जाता है। थोड़े बहुत जो कैलकुलेशंस होते हैं वो आपको बड़े आराम से करने आते हैं। अलजेब्रा में भी आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम से 1 या 2 सवाल होते हैं, और अलजेब्रा मतलब पॉलिनोमियल और इक्वेशंस ये सब के 2-3 सवाल होते हैं, और 1-2 सवाल आपके अर्थमेटिक वाले होते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा लगता है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल आ गए हैं, या आपके टाइम डिस्टेंस के सवाल आ गए, या मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल आ गए, या टाइम एंड वर्क के सवाल आ गए। तो ये सारे सवाल आपको आते हैं, एक बार आप देख लोगे, एक्सपोजर ले लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एक सवाल प्रोबेबिलिटी का होता है, एक सवाल स्टैटिस्टिक्स का होता है, और बहुत ही आसान सा प्रोबेबिलिटी और बहुत सी आसान सा स्टैटिस्टिक का सवाल होता है जो मीन मीडियन मोड के बेसिस पे बेस्ड होता है। तो अगर आप पूरे कहानी में ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत के टाइम में हम ये कर सकते हैं कि अब तक के 10 साल के पेपर के जितने भी ज्योमेट्री के सवाल हैं वो सबसे पहले कर दें, फिर उसके बाद अलजेब्रा के जितने सवाल हैं वो कर दें, और फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के जितने सवाल हैं वो कर दें। अगर हमने ये तीनों सेक्शंस को बारी बारी से भी कर दिया तो मुझे नहीं लगता 10 से 15 दिन का वक्त से ज़्यादा लगेगा 10 साल के पूरे पेपर को समझना। लेकिन 10 साल के पेपर को करते वक्त हमें ये चीज़ भी ध्यान में देना है कि हर एक सवाल किस फंडे पे बेस्ड है। अगर हम फंडे पे काम कर लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपके प्लेट में बहुत कुछ है। आपकी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन जो कि 2 साल की ऑलरेडी एक मैराथन रेस है जो आप दौड़ रहे हैं, उसके साथ आपकी केवीपीवाई की प्रिपरेशन है जो कि और एक रिगरस प्रिपरेशन मांगती है। एनटीएससी इन दोनों एग्ज़ाम से रिलेटिवली इजी एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें भी एक अटेंशन चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फंडे पे काम कर लेंगे, तीनों एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम फंडे पे ज़्यादा काम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंडा स्ट्रांग हो जाएगा तो जहाँ पे हमें 100 सवाल प्रैक्टिस करने थे वहाँ पे हम 50 सवाल में काम चला लेंगे, और जहाँ पे फंडा अच्छा नहीं हुआ है वहाँ पे आप 200 सवाल भी कर लोगे तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए फंडामेंटल्स पे हम पूरी फोकस रखेंगे। आज मैं ज्योमेट्री के कुछ सवाल लेके आया हूँ जो आपके 2020-19 में पूछे गए हैं। तो शुरू के 1-2 सेशंस में मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपका ज्योमेट्री का जितना भी सवाल लास्ट 10 ईयर्स में पूछा गया है उसे ख़त्म कर दें, और हर एक सवाल को हम सिर्फ सवाल नहीं सॉल्व करेंगे, उसके फंडामेंटल्स पे भी ध्यान देंगे कि क्या क्या फंडा था और क्या क्या फंडा ध्यान में रखना होता है, और कैसा अप्रोच लेना होता है जब हमें ज्योमेट्री के सवाल स्टार्ट करने होते हैं। किसी बच्चे को कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अदरवाइज विल बिगिन द सेशन। एनी स्टूडेंट? अभिषेक, आराध्या, ऋषित, शुभम, चेष्टा? नो इशू? ओके, सो शुड वी मूव? किसी बच्चे ने अब तक के लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखे हैं? एनी स्टूडेंट हु हैज सीन द लास्ट ईयर पेपर? किसी बच्चे ने भी उठा के देखा या नहीं देखा? आराध्या ने देख लिया है। आपने सॉल्व किया आराध्या? ओके। आपने टेस्ट मोड में सॉल्व किया या प्रैक्टिस बेस्ड तरीके से सॉल्व किया? प्रैक्टिस की तरह सॉल्व किया। ओके, ग्रेट।
तो आज जो क्वेश्चंस हैं आराध्या प्रोबेबली आपको आते होंगे सारे, अगर आप उसमें देख पाएंगे और उसके कुछ फंडामेंटल्स पे हम बात कर पाएंगे तो यू कैन ऑल्सो ऐड ऑन। ओके, देखिए एक सवाल है, ये लास्ट ईयर का सवाल है। सवाल देखिए क्या है, आपके को 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, a -5, b 4, -5 और c 4, 5। be the vertices of a triangle ABC. If a circle passes through the vertices of triangle ABC, then the area lying inside the circle but outside the triangle ABC is। अब इस सवाल को देखते ही आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की याद आई और आपने 3 कोऑर्डिनेट्स देखे, तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आने लगे। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो क्वेश्चन ही आपको बोल रहा है कि भैया डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि डायग्राम बना के ही सॉल्व करो, है ना। अदरवाइज इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे। और जैसे ही आप इस सवाल को डायग्राम के अप्रोच में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत ही अमेजिंग सा ट्रायंगल है ये, बहुत ही अमेजिंग सा ट्रायंगल है। कैसे पता ये बहुत ही अमेजिंग सा ट्रायंगल है? या तो आप कार्टेशियन प्लेन पे ले जाएं और उसके कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर दें तो आपको दिखाई देगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट से अल्जेब्रिकली भी आप जाते हैं तो आप अगर ए बी का लेंथ निकाल लेंगे, बी सी का लेंथ निकाल लेंगे और ए सी का लेंथ निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम इज बीइंग फॉलोड। तो कहीं ना कहीं डायग्राम अगर आप बना लोगे स्केल वाइज सही तरीके से, साफ सुथरा डायग्राम, तो आपको वो पाइथागोरस थ्योरम वाला दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जिन बच्चों ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर शुरू कर लिया है वो स्लोप इस समय भी फंस जाएंगे। तो इस सवाल को फंसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और जो भी अप्रोच लोगे सॉल्व सही होगा, लेकिन टाइम कितना बिताया हमने इस सवाल पे वो मैटर करता है। एंड द सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज 3 ट्रायंगल्स। आपको पता है एक यूनिक सर्कल हर ट्रायंगल से पास करता है और उस सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल, है ना। और उस सरकम सर्कल का रेडियस होता है सरकम रेडियस, राइट। और आपको बहुत सारे फंडे में बताऊंगा कि किस तरीके से इस सवाल को और ट्विस्ट एंड टर्न मारा जाता था। ये सवाल आसान है बट कुछ फंडे भी मैं इस सवाल में बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो जैसे ही आप इस सवाल को डायग्राम पे बनाओगे तो ये आपका डायग्राम कुछ ऐसा निकल के आएगा, राइट। आप देखोगे कि अच्छा -5, 5 है, तो मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट ए यहाँ पे कहीं पे है। फिर आप देखोगे बी जो है वो है 4, -5, मतलब आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं, 4, -5 पे। दिस इज योर बी, दिस इज -5, 5 और सी है आपका 4, 5। तो आप गौर से देखोगे इसका एब्सिसा और इसका एब्सिसा सेम है, इसका ऑर्डिनेट और इसका ऑर्डिनेट सेम है। इससे क्लैरिटी मिल जाती है कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो डायग्राम बताते ही आपको दिख जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप गंदा डायग्राम बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें स्ट्रैटेजी समझ में आया कि ज्योमेट्री के सवाल में एक खूबसूरत सा डायग्राम बना देंगे, अच्छा सा डायग्राम बना देंगे थोड़ा सा वक्त लेके, तो हमारा काफ़ी वक्त बच जाएगा और हम सही तरीके से आंसर को अप्रोच कर पाएंगे। सर्कम सर्कल है और आपको पता है कि ये तीनों सर्कल से पास कर रहा है, तो मतलब ये आपका डायमीटर हो चुका है, ये आपका डायमीटर हो चुका है। और जैसे आपको पता है कि ये आपका डायमीटर हो चुका है तो आप इसका रेडियस तुरंत निकाल सकते हो, आप इसका रेडियस तुरंत निकाल सकते हो, राइट। इसकी रेडियस आप क्या कहोगे, जैसे आप ए बी का लेंथ निकाल लो, ए बी का लेंथ हो जाएगा 5 -5 दैट इज 10 एंड -5 -4 दैट इज 9, सो 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दैट वुड मेक इट। और रेडियस आप कह सकते हो, राइट, यही कहोगे। और ये डायग्राम, इससे आप तुरंत डायग्राम से ही देखते ही पता चल जाएगा कि दिस इज 9 एंड दिस इज 10, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 45 और आपका जो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर दैट इज। और आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द सर्कल एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप इसको क्या कह सकते हो, 181/4 पाई -45। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो आप कह सकते हो 181/4, ऑप्शन 3। समझ में आई कहानी?
अच्छा, इस क्वेश्चन में फंडा और क्या क्या लग सकता है इस क्वेश्चन से, तो हम एक चीज देख लेते हैं कि जब भी आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल और सर्कम रेडियस के बीच की बातें हो, तो आपको एक कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होगा, हाफ ए बी साइन सी। ये फॉर्मूला सबको पता है, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड द एंगल कंटेनिंग बिटवीन देम इज गिवन। आई एम श्योर इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो मुझे बता देना। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। ये कॉन्सेप्ट भी आई एम श्योर आप सबको पता है। नहीं पता होगा तो बता देना, आई विल प्रूव इट, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का प्रूफ पता होना चाहिए। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट का आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहो, है ना। वंस यू कीप रिस्पॉन्डिंग तो मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे मुझे स्टे करना है और कहाँ पे मुझे क्विक रहना है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये फंडा साइन रूल भी पता है। कितने बच्चों को इसका प्रूफ पता है? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये लगाऊं तो मैं साइन सी को ये भी लिख सकता हूँ, c बाई 2r, जिसे आप कह सकते हो r क्या है आपका, सर्कम रेडियस, ठीक है। उसके अलावा आपसे और क्या फंडा आप जान सकते हो, अगर सवाल जरा सा भी ट्विस्ट एंड टर्न मारे तो। आपको इन रेडियस भी आई एम श्योर पता होगा, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और उसका एरिया होता है r इंटू एस, जिसे आप कहते हो सेमी पेरीमीटर, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ में प्रूफ में डाउट है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड ऑन द चैट सेक्शन, or you can switch on the mic and respond. No doubt, no doubt. Okay, great. Everyone know the proof of this? अभिषेक, आपको प्रूफ पूछना है क्या? आप माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं। अभिषेक, हाँ, यू वांट टू से समथिंग? एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल, दैट वुड, अच्छा ये वाला, ओके चलो देखो। सबसे पहले हम समझते हैं, यू हैव अ ट्राइंगल, राइट। अब इस ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, इस ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, फिर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों क्या होते हैं? तीनों कनकरेंट होते हैं। कनकरेंट का भी प्रूफ आप बता सकते हो बाय सिंपली यूजिंग द कॉन्सेप्ट की एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एनी लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चलता है कि ये जो है ये तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंट है। तो आप कह सकते हो आपका जो इन सेंटर है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कनकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। और आप यहां से एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों इक्वी डिस्टेंट है, राइट। पार्डन द डायग्राम। तो आपने देखा कि, ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो सर्कल है, इसके लिए जो तीनों साइड्स हैं दैट इज बिहेविंग लाइक द टेंजेंट,
ऑल द थ्री साइड्स आर बिहेविंग लाइक tangent फॉर दिस सर्कल, और ये जो सर्कल है दैट इज योर इन सर्कल। अब इन सर्कल कहाँ से बन रहा है? इन सेंटर से बन रहा है, और इन सेंटर कहाँ से बन रहा है? एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और इस इन सर्कल के रेडियस को हम कहते हैं इन रेडियस, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, अब मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अग्री करते हो? नाउ इफ आई ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, can I say the area of this triangle is half AR because this is 90 degree? Same way I can say the area is half BR, and same way I can say the area is half CR. तो आपको पता है कि the total area would be half AR plus half BR plus half CR, which is half R A plus B plus C, which you can say RS. ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट याद रखो कि यहां से आप एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का एक सर्कल भी बना सकते हो। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का एक सर्कल भी बना सकते हो, और एक्स सर्कल के सेंटर्स को एक्स सेंटर्स कहते हैं, और आपके पास 3 एक्स सेंटर्स होते हैं, 3 एक्स सर्कल्स होते हैं और 3 एक्स सेंटर्स होते हैं। और इधर वाले सर्कल को आप कहते हो, रेडियस को आप कहते हो आर ए, बी के अपोजिट वाले को कहते हो आर बी, और सी के अपोजिट वाले को कहते हो आर सी। आपने अभी फॉर्मूला देखा कि आर इज डेल्टा अपॉन एस, आर ए को आप कह सकते हो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। इसका भी प्रूफ मैं आपको कभी अगली बार बता दूंगा। आर बी इज डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, एंड आर सी इज डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। समटाइम्स इट कैन कम वेरी हैंडी बिकॉज आप KVPY की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर आप ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे तो KVPY में भी आपकी मदद मिलेगी। ओके, एनी क्वेश्चन एनीवन? साइन रूल का प्रूफ सबको पता है ना कि वाई दिस y a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c equals 2r। ये बात आपको सबको पता है? ओके ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में पहुंचते हैं। आई एम श्योर इस सवाल का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो इस सवाल में, सवाल तो बहुत ही आसान था, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ फंडे हमने सीखा। सबसे पहले तो अब स्ट्रैटेजी सीखी कि हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा डायग्राम बनाना ज़रूरी है ना। नाइस डायग्राम इज़ वेरी मच नीडेड। डायग्राम बनाते ही सवाल आपका 70% सॉल्व हो जाता है। और अगर आप फंडे की बात करें तो फंडा आपने सीखा एरिया इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस, एरिया इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस। दूसरा फंडा आपने सीखा साइन रूल, और तीसरा आपने जो मिसलेनियस फंडा सीखा एक्स सेंटर्स। ठीक है, ये फंडे ऐड करते रहना, फंडे ऐड करते रहना, क्योंकि हम जो भी फंडे सीखेंगे थ्रू दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे उसके हिसाब से हम फंडे ऐड करते चले जाएंगे। कुछ फंडे पुराने होंगे, कुछ फंडे नए होंगे। और एक तो फंडा जो यूज हुआ था एंगल मेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, ये तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था, दैट इज 90 डिग्री। जितने भी छोटे छोटे फंडे हैं वो भी ध्यान में रखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसी छोटे छोटे फंडे पे ही सवाल बने होते हैं। अगर आप इग्नोर करोगे तो हो सकता है आपको याद ना आए। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन याद नहीं आता है तो परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए एग्जाम के टाइम में टाइम जो होता है वो टाइम बॉम्ब की तरह क्लिक करता है, तो इसलिए इस सब छोटे छोटे फंडों को भी रेगुलरली रिवाइज करते रहना है, सो दैट राइट टाइम पे क्लिक कर जाए। ओके, नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम। ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। कोई बच्चा बता सकता है हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम?
The coordinate of point A, B and C are 7,4, 3,1 and 0,k respectively. Then the value of k is such that AC plus BC is minimum. Anyone can switch on the mic and discuss this. This is, I think that this is how we should approach this problem. How many of you know how to solve this problem? Just write in the chat section yes or no. AC plus BC will be greater than AB, just greater than AB. AC plus BC will be? So AC plus BC will be greater than length of AB. काफी मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना उस तरीके से. और कोई आइडिया एनीवन? देखो इस तरीके के सवाल को, ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आया होगा ये सवाल नहीं कर पाया होगा. जिसने ये सवाल पहले नहीं देखा होगा, एग्जाम टाइम में इस सवाल को करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा. देखो जब भी इस तरीके के, ये बड़ा ही क्लासिकल डिस्कशन होता है जब हम लोग ज्योमेट्री और मैक्सिमा मिना की बात करते हैं, जब IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ क्लासिकल डिस्कशंस में ये सवाल आते हैं. तो जो बच्चों की प्रिपरेशन थोड़ी आगे बढ़ जाती है उनके लिए तुरंत हो गया होगा क्योंकि इन्होंने देख रखा होगा. तो सबसे पहले मैं A और B बना लेता हूँ. A आपका है 7,4, तो 7,4 कहीं पे ये मान लेता हूँ, दिस इज A 7,4. और जो B है दैट इज 3,1, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं. और जो आपका C है विच इज लाइंग ऑन Y एक्सिस. यही कहानी समझ में आ रही है हमें. और मुझे AC प्लस BC की मिनिमम पॉइंट निकालनी है. AC प्लस BC की मिनिमम पॉइंट निकालनी है. तो यहां पे एक ट्रिक चलता है. क्या चलता है? मैं B का रिफ्लेक्शन ले लूंगा. B का रिफ्लेक्शन Y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट देगा? -3,1. अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. और अब मैं इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूं. कनेक्ट कर दिया. नाउ दिस वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और रादर आई वुड से AC प्लस BC का शॉर्टेस्ट लेंथ ये वाला होगा. अग्री करते हो सब लोग? समझे मैंने क्या किया? मान लो ये तुम्हारा C पॉइंट था. तुमने बोला AC प्लस BC को मिनिमाइज करो, राइट? तुमने बोला AC प्लस BC को मिनिमाइज करो. तो इसको मैं यहां पे ले आया. ला सकता था. अब तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ गए, शॉर्टेस्ट हो गया. हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब मुझे पता करना है कि ये जो लाइन है ये Y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, और जहां पे कट करेगा वही K हो जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना कितने बच्चों को आता है? कितने बच्चों को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना आता है? किसी को नहीं आता? ओके. तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो कि जब भी आप ऐसे समझो, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं फंडा. ये मान लीजिए आपका एक लाइन है, ठीक है? ये आपका लाइन है और ये एक आपका पॉइंट है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है. और ये जो लाइन है ये x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है. जब भी मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना होगा मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लूंगा, एनी जनरल पॉइंट P, ठीक है? और इस जनरल पॉइंट को मैं कह दूंगा H, K.
बट एच कॉमा के मेरा वेरिएबल है, ये ध्यान में रखना है। और मुझे पता है अगर मैं यहाँ से राइट ट्रायंगल बनाऊँ तो ये थीटा है, तो मैं कह सकता हूँ k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन, सही बात है, इज इक्वल टू tan थीटा। अग्री करते हो? और tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली, और k को मैं y लिखता हूं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्म को कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। दूसरा कंडीशन जो आपको जानना होता है, मान लो एक लाइन है और इसके दो पॉइंट दिए हुए हैं, x1 कॉमा वाई वन, x2 कॉमा वाई टू। इसको भी मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की तरह अगर करूं तो मैं लिख सकता हूं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अग्री करते हो? क्योंकि x1 कॉमा वाई वन इज लाइंग ऑन इट, बट द क्वेश्चन इज m दिया हुआ नहीं है, बट m मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? दिस इज माई m, राइट? सो m इज y1 minus y2 upon x1 minus x2. So I can say y minus y1 upon x minus x1 is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2. इस फॉर्म को हम कहते हैं टू पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, इस सवाल में हम डायरेक्टली टू पॉइंट फॉर्म यूज कर देंगे। तो हम कह सकते हैं y माइनस फोर अपॉन x माइनस सेवन इज इक्वल टू फोर माइनस वन अपॉन सेवन माइनस माइनस थ्री। अग्री करते हो तुम लोग सब? नाउ आई डोंट हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एनी रैंडम लाइन, आई जस्ट हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब है एब्सिसा शुड बी जीरो। एब्सिसा शुड बी जीरो मीन्स x शुड बी जीरो। तो मुझे बस ये सॉल्व करना है। y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो माइनस सेवन इज थ्री बाई टेन, विच आई कैन से y इज नथिंग बट k माइनस फोर इज माइनस 21 by 10, so k is 4 minus 21 by 10, which is 19 by 10. So this is the answer. Understood? Yes. Great. Yes, sir. तो ये डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं दिस इज हाउ। तो जब भी आपको मिनिमम लेंथ निकालने का कॉन्सेप्ट आए तो ये कॉन्सेप्ट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड अभिषेक? Yes, sir. Okay. Now look at this problem. Two tangents P and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. The chord AB intersects the line segment OP at Q, then the square of the radius of the circle. देखो इन सब सवालों में ना आप उलझ जाते हो क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर हैं और हर एक सवाल को आप ऑप्शन से ही सॉल्व करोगे। अग्री करते हो? और हमें निकालना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन आर स्क्वायर है। इन चार ऑप्शन में से कौन आर स्क्वायर है। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग दिस ऑप्शन, मुझे देखना पड़ेगा ऑप्शन के कंपोनेंट क्या क्या है। ऑप्शन के कंपोनेंट क्या क्या है? एक ओ क्यू कंपोनेंट है, एक क्यू पी कंपोनेंट है, एक ओ पी कंपोनेंट है, एक पी क्यू, एक ए बी, एक पी ए और एक पी बी। ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो मैं इस पूरी कहानी को अपने आर और थीटा की कहानी में अगर मैं कर दूं, मतलब सबको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स के टर्म में लिख दूं, तो मेरा काम हो जाएगा और उसके बाद मैं तुरंत चेक कर पाऊंगा कि किससे ये मैच कर रहा है। तो मैं वेरिएबल क्या ले सकता हूं? मैं इसको थीटा मान सकता हूं, इसको थीटा मान सकता हूं। ठीक है, इसको थीटा मानूंगा, ये आर बन जाएगा। अग्री करते हो सब लोग? ये थीटा है तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। अग्री करते हो? अब मेरा सवाल है ओ क्यू क्या होगा?
तो अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल देखूं, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, तो आई कैन डायरेक्टली से कि सर ओ क्यू इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा, ओ क्यू इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. ओके, क्यूपी जल्दी से देख लेते हैं। अब ये जो क्यूपी है, अब मैं इस ट्राइंगल पे फोकस करूंगा, ठीक है। इस ट्राइंगल में फोकस करते ही मैं कह सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी क्यू। अग्री करते हो? और ए क्यू आपको पता है आर कॉस थीटा है, तो पी क्यू क्या हो गया? पी क्यू हो गया आर कॉस थीटा बाई टैन थीटा। तो आप इसको लिख दो आर कॉस थीटा बाई टैन थीटा, और इसको देखते ही पता चलेगा कि पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आर स्क्वायर नहीं आ रहा है, क्योंकि थीटा एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओ क्यू हो चुका है, अब ओपी के बारे में ध्यान देते हैं। अब ओपी पे ध्यान देने के लिए ट्रायंगल ओ ए पी पे ध्यान दो, ट्रायंगल ओ ए पी पे ध्यान दो। ट्रायंगल ओ ए पी पे ध्यान दोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि इफ दिस इज द बेस एंगल, इफ दिस इज द बेस एंगल, दिस इज योर हाइट, आर इज योर हाइट। अग्री करते हो? एंड ओपी इज योर हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं साइन थीटा लिखने की कोशिश करूं तो साइन थीटा होगा आर अपॉन ओपी, सो ओपी वुड बी आर कोसेक थीटा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से साइन थीटा कोसेक थीटा आउट हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आई कहानी? Yes, sir. तो इस तरीके के सवाल को ना आपको कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है कि भैया दो वेरिएबल पकड़ लेता हूं, एक तो आर में कहानी होगा, दूसरा वेरिएबल मुझे एलिमिनेट करना है, तो जिस ऑप्शन से वेरिएबल एलिमिनेट हो जा रहा है दैट इज माय आंसर, ठीक है। कोई सवाल किसी बच्चे को? ओके, सो इसमें और कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि जब एक पॉइंट से ये करते हैं तो किस तरीके से हम चीजें डेवलप कर सकते हैं और आर और थीटा के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसका एरिया पूछा जा सकता है, 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 पूरे काइट का एरिया पूछा जा सकता है, इसका लेंथ पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके ना, जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, बट सिर्फ इसी चीज़ पे ना मैं 1 घंटे क्लास लेता हूँ, सिर्फ इसी डायग्राम पे। इस डायग्राम से ना कम से कम भी नहीं तो 50 सवाल बन सकते हैं और 50 आइडियाज़ बन सकते हैं। तो ये सवाल, ये जो डायग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है, तो इसलिए इस डायग्राम को देख के कॉन्फिडेंस हाई होनी चाहिए कि मुझे इस डायग्राम के एक एक पुर्जे के बारे में पता है, ठीक है। आगे बढ़े। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि ओ, ये चारों क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये चारों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। आप ये भी पूछ सकता है कि भैया ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसका रेडियस क्या होगा, दैट वुड बी हाफ ऑफ ओपी। इसका सेंटर पूछ सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस डायग्राम को देख के डरना नहीं है, इस डायग्राम को देख के आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाना है, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप इस डायग्राम का जांच पड़ताल अच्छे से कर रखें। ओके, ये देखिए सवाल, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन मतलब ब्लू रीजन, ब्लू रीजन का आपको एरिया बताना है। जो आपके पास जो रेक्टेंगल दे रखा है ABCD, दैट इज 8/12, और आपको जो और डायमेंशन दे रखा है कि AR इज 2 और AS इज 3, और आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल SWT क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल SWT क्या होगा। तो इस सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया इतने सारे इंफॉर्मेशन है, क्या करना है, लेकिन जैसे ही आप डायग्राम को देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अग्री करते हो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, राइट।
अब इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन प्रूविंग द सिमिलैरिटी वी कैन सिंपली से दिस बेस इज 2, इस ट्राइंगल का बेस 2 है और इस ट्राइंगल का बेस 8 है। तो मुझे दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में भी पता चल गया। दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में क्या पता चला कि दिस इज 4 टाइम्स, दिस ट्राइंगल इज 4 टाइम्स, ईच साइड इज 4 टाइम्स बिगर देन द स्मॉलर ट्राइंगल। अग्री? तो अगर मैं इस वर्टेक्स से इस पे एल्टीट्यूड गिराऊं और इस वर्टेक्स से इस पे भी एल्टीट्यूड गिराऊं, दोनों पे मैंने एल्टीट्यूड गिरा दिया, तो अगर ये h है तो ये 4h होगा। अग्री करते हो? ट्रू और फॉल्स? अग्री करते हो? अगर वो h है तो ये 4h होगा, है ना? तो आप कह सकते हो 5h 4h प्लस h इज बेसिकली इक्वल टू 9, कह सकते हो? Yes, sir. सो h आप बेसिकली कह सकते हो 1.8। सो एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई कहानी? Yes, yes. देखो सवाल Yes. आसान होते हैं ज्योमेट्री के सवाल, लेकिन आप लोग गलत करते हो। रीजन ध्यान नहीं दे रहे हो, ड्यूरिंग द एग्जाम पैनिक में आ गए हो, समझ नहीं पा रहे हो कि कौन से क्वेश्चंस को अटैक करें, किस तरीके से अटैक करें, तो इसलिए इन सारी चीजों से हमें बचना है। ओके, शुड वी मूव अहेड? ये देखो, इन द गिवन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with AB is equal to AC. If AE is equal to AF and angle BA is equal to 40 degree, then the measure of the angle FEC is this. अब देखो डायग्राम को मैंने एकदम क्लियर से डिनोट कर रखा है कि कौन दो साइड्स इक्वल हैं, है ना? तो जब हमें दो साइड्स की इक्वालिटी के बारे में पता चल रहा है तो क्वेश्चन काफी आसान सा लगने लगा है। और हमें ये देखना है कि हमें किस एंगल को निकालना है, तो हमें निकालना है इस एंगल को। अब जब ट्राइंगल के एंगल की बात होती है ना, तो कुछ फंडे जो 9-10 के फंडे होते हैं उसमें कुछ एक एक्सटीरियर एंगल वाला फंडा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो सब फंडे 20 पे degree. क्या बोल रहे बेटा? So 20 degree answer है क्या? 20 डिग्री, आई थिंक 20 डिग्री होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये एंगल निकालना है। तो अगर लेट से ये जो एंगल इसे हमने कह दिया x, इसे क्या कह दिया? x। ये एंगल ऑलरेडी दे रखा है 40 डिग्री। ध्यान देना, हमें x निकालना है, ठीक है? और हमें पता है दिस इज y, दिस इज y, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी y। अग्री करते हो? Yes, sir. बताओ ये एंगल क्या होगा? X plus Y. x प्लस y। तो ये एंगल क्या होगा? ये भी X plus Y. तो क्या मैं कह सकता हूं y प्लस 40 डिग्री इज x प्लस वाई? एक्सटीरियर एंगल से होगा ना? Yes, sir. ओके, सो मैं कह सकता हूं, हमें x निकालना था ना, सो मैं कह सकता हूं 2x इज 40 डिग्री। समझ में आई कहानी? आसान सा सवाल Yes. है, बट पैनिक हो सकता है, गलती हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना अच्छा जानते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही कर पाए कि नहीं उस पर्टिकुलर टाइम में। तो एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए इस बात पे ध्यान देना होगा। सवाल देखते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, साइड BC इज प्रोड्यूस टू D एंड DF इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लूं तो कुछ ऐसा बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो, थोड़ा सा गंदा बन गया, ठीक है, सीधा क्यों नहीं बन रहा? ठीक है, चलो ये मान लो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और साइड BC इज प्रोड्यूस, तो चलो इसको A मान लेते हैं, BC, और इसको प्रोड्यूस कर देते हैं।
such that DF is perpendicular to AB and DF is intersecting AC. तो मतलब कुछ यहां से परपेंडिकुलर गिरा है, ये मान लो आपका D है, ये परपेंडिकुलर, ये F और ये हो गया E. If BC is 2CD, so if I call this as X, this is 2X. And they all are equilateral triangle, तो इसको आप 60 डिग्री लिख दो to be at safer side. AF is 6 centimeter. Now this is 6. Then the length of BF. Then the length of BF. मतलब ये लेंथ निकालना है आपको. अगर ये 2x है तो AC भी 2x होगा और AB भी 2x होगा. So BF is 2x minus 6. तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है. देखो इस तरीके के सवाल में ना x अगर आप किसी और बंदे को ले लेते हो तो आंसर x निकाल के चले जाते हो और कभी कभी ऑप्शन में x रहता है. तो इसलिए कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है कि हमें आंसर 2x माइनस 6 निकालना है. हमें आंसर क्या निकालना है? 2x माइनस 6. तो इस बात का ध्यान रखें कि ये गलती हमसे बिल्कुल भी ना हो. ठीक है. अब देखो इस सवाल को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं. कोई एनी आइडिया कोई बच्चे को हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? Sir, tan angle will 2x minus, sorry, 1 equals to 10 50. क्या cos angle भी से हो जाएगा. ये वाला साइड हम निकाल सकते हैं क्या? सिक्स cos 60 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा ना? अरे तो मेनलॉस थ्योरम से भी कर सकते हैं क्या? किससे? कौन से थ्योरम से बेटा? सर मेनलॉस थ्योरम. उसमें क्या होता है? मैं मतलब थ्योरम का नाम मैं जानता नहीं, हो सकता है उसमें कुछ रिजल्ट्स बताओ क्या होता है. सर उसमें मतलब जो जिन जिन साइड्स को डिवाइड कर रहा है उनके पोर्शंस को मल्टीप्लाई करके मतलब कुछ सीवास थ्योरम जैसा होगा. जैसे सीवेंस टाइप से. अभी क्या कहते हैं उसमें जानने की जरूरत नहीं है. जब अगर कोई देखो कोई भी फंडा लगाने से पहले ना उस फंडे की सारी नुआंसेस पता होनी चाहिए कि वो नुआंसेस वो प्रॉपर्टीज हैंडल हो रही है कि नहीं, है ना. तो अभी जो भी आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो उसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा. मे बी उसका नाम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के. तो आप इसको कह सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी 12. अग्री करते हो? ए इज गोइंग टू बी 12. ठीक है. यस सर. ए इज गोइंग टू बी 12. और फिर हम क्या कर सकते हैं? सर मेरे पास एक और आइडिया है. हाँ बताओ क्या आइडिया है. सर जैसे ट्राइंगल BFD में cos एंगल भी ले लेंगे तो cos 60 हो जाएगा 2x minus 6 by 3x. ट्राइंगल BFD में क्या ले लेंगे हम? cos B. ये भी कर सकते हैं. ये बेटर, ये ज़्यादा अच्छा बेटर, ये ज़्यादा अच्छा है कॉन्सेप्ट है जो तुमने अभी यूज़ किया. देखो ये क्या हो गया, ये आपका बेस है 2x माइनस 6 और आपका हाइपोटेन्यूस है 3x. अग्री करते हो? यस. एंड दैट वुड बी इक्वल टू cos 60 डिग्री, दैट इज हाफ. है ना? ठीक है. यस सर. तो ये हो गया 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 3x. सो x इज इक्वल टू 12. अब देखो यहीं पे गलती होगी. x इज इक्वल टू 12 ऑप्शन में भी 12 है, लेकिन हमें क्या निकालना है? समझ में आई कहानी? यस सर. इस तरीके से कर लेंगे. तो आप जब भी डायग्राम बना लोगे तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं. ठीक है रिशित, है ना. हमें एनटीएसी के लिए ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोचने की जरूरत नहीं है. और मैं जो एक्स्ट्रा फंडा आपको बता रहा हूँ वो आपको केवीपी वाई सब के लिए मदद देगा. एनटीएसी में ज्यादातर आसानी सवाल आते हैं. हाँ कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? चेष्टा आप कुछ कह रही थी? नो सर. ओके.
तो यही सवाल है, डायग्राम देखो, डायग्राम अच्छा हो जाता है तो और आसान हो जाता है ना। देख रहे हो डायग्राम देखते ही। सर कैन यू प्लीज शेयर व्हाट वाज योर प्लान। बेटा मेरा यही था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज कर लेंगे, क्योंकि 60 डिग्री मतलब अगर कोई रैंडम ट्राइंगल होता, हैड इट बीन रैंडम ट्राइंगल, तो साइन रूल और कोसाइन रूल को यूज किया जा सकता था, लेकिन ये रैंडम ट्राइंगल नहीं था, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, तो फिर उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं था मुझे। तो कोसाइन रूल और साइन रूल कभी कभी मज़ेदार हो जाता है इन सब सवालों में। तो अगर इसमें इतनी सिमेट्री नहीं होती, 60 डिग्री 90 डिग्री नहीं होती, तो मैं साइन रूल कोसाइन रूल को ज़रूर अप्रोच करता। अच्छा, कोसाइन रूल आप लोग सबको पता है? एवरीवन नो व्हाट इज कोसाइन रूल? चलो ये फंड Yes, sir. बताओ क्या होता है। अगर ये एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, C square equals A square plus B square minus 2AB cos theta. वेरी गुड, दिस इज योर कोसाइन रूल। प्रूफ पता है? Yes, sir. फिर perpendicular ड्रॉप कर देते हैं B पर. वो चलो एक अच्छा प्रूफ बताता हूं तुम्हें मैं, एक अच्छा प्रूफ। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, मुझे प्रूफ करना है cos A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन बी साइन सी। ये प्रूफ कर सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ट्राइंगल ए बी सी आर ट्राइंगल, मतलब ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, सबसे पहले अगर इस सवाल को अप्रोच करना है तो सबसे पहले आई एम श्योर ये आप देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे? व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई? कोई भी बच्चा बोल सकता है। व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस, आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है ना? Sin A plus B sin A minus B. वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू, प्रूफ भी इसका सबको पता होगा आई एम श्योर, है ना। देखो कॉन्सेप्ट्स याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसका प्रूफ पता होना, और जब हम प्रूफ पता कर जाते हैं तो कॉन्सेप्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं, गायत्री मंत्र की तरह याद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं, किसी भी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप टेंशन बिना लिए हुए बोल देना कि सर ये नहीं समझ में आया। ये मत सोचना कि आखिरी टाइम में मुझे समझ में आ जाएगा। तो कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ अगर आपको नहीं, और ये मैं सिर्फ इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके रेगुलर लेक्चर्स की भी बात कर रहा हूँ, किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, उसी वक्त रोक के पूछना है। अगर टीचर ने बोला कि अच्छा बाद में बताऊंगा, तो उसी लेक्चर के बाद टीचर को पकड़ लेना है कि सर मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आया था, है ना। आप आईआईटी, आपके लिए इंपॉर्टेंट आईआईटी है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आईआईटी, जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपने सेट की है 2 साल के लिए, अपनी लाइफ को झोंका है 2 साल के लिए, तो उस प्रायोरिटी को जायज़ वो क्या कहते हैं, ज़ाया मत होने दो, है ना। उसको क्लियर रखो, और जो नहीं समझ में आए तुरंत पूछो, कोई भी बात नहीं। आज बेवकूफ़ लगो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के दिन बेवकूफ़ नहीं लगना है। अच्छा बताओ आगे क्या अप्रोच होना चाहिए। सी प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 minus B. और 180 माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन बी। Sin B. Sin B is तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी साइन सी माइनस ए अपॉन 2 साइन बी साइन सी। अच्छा, आप लोग तपस्या वाले जो बच्चे हैं ना, मैं क्लास 12th के बच्चों का ना परिश्रम क्लास लेता हूँ, उसमें क्या कहते हैं, मैं इनइक्वालिटी के अच्छे अच्छे सवाल कराता हूँ, जो क्लास 11 के बच्चों के कर सकते हैं इफ़ दे हैव अ सर्टेन एक्सपोजर। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं।
अगर आपको इंटरेक्शन में मतलब लाइव सेशन में आना होगा तो मुझसे पर्सनली परमिशन ले लेना, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, उसे आप फास्ट स्पीड में देख सकते हो, वो आपको बहुत अच्छी अच्छी इनइक्वालिटी टूल्स बताएगा जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या कट जाएगा बताओ, इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अग्री करते हो? यस। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन बी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन 2 साइन बी अपॉन 2 साइन सी, ठीक है। अब साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस ए प्लस सी लिख सकता हूं, यस सर। जिसको मैं साइन ए प्लस सी लिख सकता हूं। यस। तो मैंने इसको लिख दिया साइन ए प्लस सी प्लस साइन, बताओ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये दिख रहा था और मुझे फाइनल आंसर पे ध्यान थी, मुझे साइन सी माइनस ए दिख रहा था और मुझे फाइनल आंसर पे ध्यान था, तो मुझे तुरंत क्लिक किया कि साइन ए प्लस सी से काम हो जाएगा मेरा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 साइन सी लिखा हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा ना चेस गेम की तरह होता है ये, आपको थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स आगे तक का सोचना होता है, तब जाके आप सही स्ट्राइक लेते हो। तो ये जो आईआईटी की तैयारी करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, ये पूरा चेस गेम है। चेस खेलना जानते हो तुम लोग? यस सर। ओके, तो ये दोनों को ऐड करने से आई एम श्योर आपको पता है 2 cos A sin C आता है। साइन ए प्लस सी को ओपन कर दो, साइन सी माइनस को ओपन कर दो, कट जाएगा, साइन ए कॉस सी वाला पार्ट कट जाएगा और साइन सी कॉस ए वाला पार्ट दोनों का रह जाएगा, एंड दैट वुड बी 2 cos A sin C। अग्री करते हो? यस सर। सो यू आर जस्ट लेफ्ट विथ cos A विच इज योर RHS, ठीक है, समझ में आ गया? अब मेरा सवाल है कि इसको मैं क्यों प्रूफ कर रहा था, मुझे तो कोसाइन रूल प्रूफ करना था, तो मैंने इसको क्यों प्रूफ किया, कोई बता सकता है? क्योंकि मुझे साइन रूल मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है और मुझे पता है साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी साइन सी बाई सी इज इक्वल टू 1/2r, पता है ना ये बात मुझे। तो जब मुझे ये बात पता है तो मैं डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकता हूं a² अपॉन 4r² प्लस b² अपॉन 4r² प्लस c² अपॉन 4r² माइनस a² अपॉन 4r² अपॉन 2 इंटू बी बाई 2r c बाई 2r, 4r² कट जाएगा सबका, यस सर। and you will be left with cos A is equal to b² plus c² minus a² by 2bc, है ना। साइन रूल का प्रूफ पता है ना, कि साइन रूल का प्रूफ नहीं पता है? कोई भी बच्चा शर्माने की जरूरत नहीं है, साइन रूल का प्रूफ पता है ना? नो सर। नहीं पता है? सब बस ये नहीं पता कि 1/2r लास्ट में कैसे आता है। ओके चलो, वही तो होता है साइन रूल, बाकी तो आसान है, a अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी तो आसान है ना। आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ये हो गया ट्राइंगल ABC, ये A हो गया, यहां से आपने परपेंडिकुलर गिराया, ये एंगल B एंगल है, तो अगर और C के अपोजिट C होता है तो ये हो गया C साइन B, अग्री करते हो? और अगर ये B है तो ये हो गया B साइन C। हाइट आप C साइन B भी लिख सकते हो और B साइन C भी लिख सकते हो, मानते हो ना ये बात? यस। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ AB साइन C विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ AC साइन B, और आप साइक्लिसिटी से कह सकते हो हाफ BC साइन A, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों सिमेट्रिकल है तो कोई भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी का मैं हाफ खत्म कर दूं तो AB साइन C इज इक्वल टू AC
साइन बी इज इक्वल टू बी सी साइन ए। ये तीनों बराबर हो जाएंगे और तीनों को मैं ए बी सी से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी साइन सी बाई सी। मैंने तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर दिया। तो हाँ तो मुझे वो वाला कुछ समझ नहीं आया कि हाफ बी सी साइन है कहाँ से आया? अरे बाबा यहाँ पे अगर मैं ए ना रख के बी रख देता तो कोई दिक्कत है क्या? नेमिंग ही है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चल छोड़, ऐसे देख, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया इसको साइक्लिसिटी कहते हैं, लेकिन अगर तेरे को टेंशन हो रहा है तो इस पे ध्यान दे। ये यहां से गिरा दे, गिरा दिया। ये एंगल क्या है? ए है, तो ये हाइट क्या होगा? सी साइन ए होगा। तो हो गया ना हाफ बी सी साइन ए। मतलब देखो, जो भी चीज ए बी सी के लिए कोई रिजल्ट आता है ना तो उसको साइकिल में चेंज कर सकते हो, उसको साइकिल में चेंज कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल सिमेट्रिकल है ना, तीनों चीजें एक इंटरचेंज हो सकता है। अब हाफ ए बी साइन सी का मतलब क्या हुआ? दो साइड्स एंड एंगल कंटेनिंग बिटवीन देम, दो साइड्स एंड एंगल कंटेनिंग बिटवीन देम। तो हाफ बी सी साइन का भी तो मतलब वही हुआ। अंडरस्टूड? ओके, ये बात सबको समझ में आ गई? ये तो इजी पार्ट था, ये पार्ट सबको समझ में आ गया। अब जो चैलेंजिंग पार्ट है कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, ये चैलेंजिंग पार्ट है। यही बोल रहे हो ना? कर देते हैं। आप क्लास 9 का सर्कल भूल गए हो इसलिए चैलेंजिंग लग रहा है। पहले सर्कल बना दो, डायग्राम बनाने में आसानी रहती है। ये आपका सरकम सर्कल है, ठीक है, और ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, दिख रहा है ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल एबीसी है और ये आपका सेंटर है, ये एंगल आपका ए है, यहां से आपने गिराया परपेंडिकुलर, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये हो गया कैपिटल आर। अग्री करते हो? ये अगर ए है तो ये और ये दोनों ए होगा। अग्री करते हो? यस सर। तो ये तुम्हारा आर साइन ए होगा। अग्री करते हो? यस सर। तो ये भी तुम्हारा आर साइन ए होगा। अग्री करते हो? यस सर। तो ए होगा तुम्हारा 2r साइन है। उसी लॉजिक से बी होगा तुम्हारा 2r साइन बी, और उसी लॉजिक से सी होगा तुम्हारा 2r साइन सी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ओके, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन ए इज इक्वल टू ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो साइन रूल कोसाइन रूल का फंडा आपको पता होना चाहिए। तो अगर मुझे ये सवाल जरा सा भी ट्विस्ट मारता, कोई गंदे से एंगल या गंदा सा लेंथ दिया होता और कोई एक पर्टिकुलर एंगल मुझे पता होता तो। अच्छा, एक और सवाल बताओ, तुम लोग ऑलरेडी वेक्टर पढ़ चुके हो, तो मेरा सवाल है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तूने पढ़ा होगा? यस सर। बताओ, जब हमें एंगल निकालना होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना होता है, तो विच ऑफ द टू इज यूज्ड? डॉट प्रोडक्ट या एनी टू, या एनी ऑफ द टू। एंगल सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट किस में होगा? डॉट में होगा या क्रॉस में होगा? Why we are using dot product? Why we are not using cross product for finding the angle? डॉट प्रोडक्ट में ज्यादा इजी होता है। क्या क्या? डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, स्केलर है ना इसलिए। अच्छा आंसर नहीं था। दूसरा कोई आंसर? डॉट ज्यादा इजी होता है। ये भी गलत है। एक बात बताओ,
साइन और कोसाइन में क्या रिमार्केबल डिफरेंस है फॉर फाइंडिंग एंगल्स? क्या एक रिमार्केबल डिफरेंस है? तुमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लिया इसलिए पूछ रहा हूँ। तो साइन में एंगल अगर नेगेटिव कर दो तो वो माइनस में चला जाता है, लेकिन वैसे कॉस में वो साइन सेम रहता है। उल्टा, क्योंकि अभी हम नेगेटिव एंगल में नहीं जा रहे हैं, हम ऑब्ट्यूज एंगल्स में जा रहे हैं, है ना। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कुड बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो साइन नहीं बता पाएगा। साइन के पास कोई तरीका नहीं है कि बता पाए कि वो ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, लेकिन कॉस आपको तुरंत बता देगा कि वो ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है। मानते हो ये बात? यस कॉस आपको तुरंत बता देता है कि आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो एक्यूट एंगल है, और नेगेटिव है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अग्री करते हो? साइन, जैसे अगर आपको आता है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, अब बताओ थीटा क्या है? एक्यूट नहीं, 120 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है। यस सर नहीं हो सकता है, साइन 150 डिग्री इज ऑल्सो हाफ। लेकिन जैसे मैं लिखता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, आई एम क्लियर, आई एम क्लियर। जैसे मैं लिखता हूं cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2, आई एम क्लियर। तो हमेशा एंगल निकालने के लिए ऑलवेज विल बी यूजिंग डॉट प्रोडक्ट और कोसाइन रूल, और एरिया निकालने के लिए वी विल ऑलवेज यूज क्रॉस प्रोडक्ट और साइन रूल। समझ में आई कहानी? एरिया या लेंथ? कहानी समझ में आ गई? अगर आ गई तो एक सवाल करो। मान लो एक ट्रायंगल है, और ये है x1, y1, ये है x2, y2, ये है x3, y3, और ये एंगल है थीटा। फाइंड द कंडीशन for which theta is acute, right, obtuse। क्वेश्चन समझ में आया? You have to find the condition for which your theta is acute, right or obtuse। तीनों कंडीशंस बताओ। कोई भी बच्चा बता सकता है। एनी क्लू, एनी आइडिया? सर हम cos थीटा को बाकी साइड्स के फॉर्म में लिख लेंगे और cos थीटा की रेंज के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। साइड का लेंथ नहीं दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स बस दे रखे हैं। अब तो क्या चाह रहा है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखने का। नहीं, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो गलत है। वेक्टर सोच, थिंक ऑफ वेक्टर। इसको पाइवट पॉइंट बना। ये तेरा एक आर्म निकल के आया, इस वेक्टर को पहचानता है? क्या होगा ये वेक्टर? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अग्री करता है? यस सर। ये क्या होगा? x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए बी डॉट ए सी, राइट? ए बी डॉट ए सी। और जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कहते हैं मॉड ए बी मॉड ए सी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। आई आई के साथ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और जे जे के साथ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आई जे के साथ गया तो जीरो हो जाएगा। अग्री करते हो ना? आई विल गो विथ आई, जे विल गो विथ जे, और क्रॉस करोगे तो जीरो हो जाएगा। अग्री करते हो? यस सर। तो मैं कह सकता हूं दिस वुड बी इक्वल टू x2 माइनस x1
इंटू x3 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y1। अग्री करते हो? नाउ टेल मी, ए बी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? मॉड ए बी, मॉड ए बी तो पॉजिटिव ही होगा और मॉड ए सी वो भी पॉजिटिव। तो अगर ये एक्सप्रेशन निगेटिव होता है तो किसकी गलती है? थीटा की, कॉस थीटा की। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो किसकी गलती है? कॉस थीटा की। और ये अगर जीरो होता है तो कॉस थीटा क्या है? जीरो। समझ आ गई कहानी या नहीं समझ में आ गई कहानी? इफ जो मैंने ये बनाया है, ये जो मैंने रेड से क्रॉस किया, ये अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है? कॉस थीटा पॉजिटिव है। यस सर, ये अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है? कॉस थीटा नेगेटिव है। यस सर, और ये अगर जीरो है तो इसका क्या मतलब है? कॉस थीटा जीरो है। यस सर। तो बस यही देखना है कि ये क्या है। तो अगर x2 माइनस x1, कलर चेंज कर देता हूं, x2 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y1 इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? ये एक्यूट है। इफ दिस इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है? ये राइट है। एंड इफ दिस इज लेस देन जीरो इसका मतलब क्या है? द एंगल इज ऑब्ट्यूज। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई? यस सर। ये फंडा ध्यान में रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Water is flowing at the rate of 10 centimeter per minute through a pipe of diameter 10 centimeter into an empty bucket, which is in the form of frustum of a cone of height 30 centimeter. तो मतलब कुछ ऐसा है, ये होता है ना फ्रस्टम ऑफ कोन, और हाइट इसका, कोन का हाइट दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है द अपर एंड का जो रेडियस है दैट इज 10 और नीचे का, ऊपर आपका 10 है, नीचे आपका 20 है, ठीक है? और हाइट दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि वाटर राइज कर रहा है 15 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ये आपका पानी भर गया। देन द टाइम द लेवल विल राइज 15 सेंटीमीटर, मतलब मुझे इस वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इस तरीके से निकालना है कि जो वाटर फ्लो कर रहा है, एक पाइप है, दिस इज योर पाइप, जिसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर रेडियस का क्रॉस सेक्शन है, और जो स्पीड ऑफ वाटर है दैट इज 10 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मतलब अगर 1 मिनट में मैं देखूं तो इतना वाटर फ्लो करता है, 1 मिनट में इतना वाटर फ्लो करता है। तो 1 मिनट में वाटर फ्लो करता है पाई आर स्क्वायर इंटू 10। अग्री करते हो? बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम? इफ आई रिमेंबर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना? जिसको सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आंसर आता है, 1/3 एच डैश आर स्क्वायर
आर स्क्वायर आर आर, यही आंसर आता है ना? सही गलत? किसी बच्चे को याद है या भूल गए फर्स्ट टर्म? याद है या भूल गए? भूल गए सर। भूल गए, चलो कर देते जल्दी से, क्योंकि फर्स्ट टर्म पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्या हो रहा है। ठीक है, समझो फर्स्ट टर्म को कैसे हैंडल किया जाता है। ये आपका सेंट्रल लाइन है, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। फ्रस्टम का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होता है बड़े कोन से एक छोटा सा कोन अगर आप स्लाइस ऑफ कर देते हो तो आपका वो फ्रस्टम का शेप लेता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, दिस वॉज योर ओरिजिनल कोन। ठीक है, दिस वॉज योर ओरिजिनल कोन जिससे इसको चॉप ऑफ कर दिया गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम आप कैसे बनाते हैं, इसको अगर आप कैपिटल आर कहते हैं तो इसको आप कह लो स्मॉल आर। ठीक है, और मान लीजिए आपने जो हाइट डिसाइड की फ्रस्टम की उसे कह दिया एच डैश। हाइट को क्या कह दिया? एच डैश। अगर आप पूरे कोन की हाइट को कैपिटल एच मानो और छोटे कोन की हाइट जो आपने स्लाइस ऑफ की उसको स्मॉल एच मानो। ठीक है, अग्री करते हो? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर सी बात है। सो द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम would be volume of bigger cone minus smaller cone। अग्री करते हो? बिगर कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और स्मॉलर कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमारे जो इमेजिनरी कैरेक्टर हैं वो ये हैं और ये हैं। ये दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है नॉर्मली, है ना? तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्योंकि ये तो आपने इमेजिन किया कि ऐसा कौन रहा होगा। तो ये जो एच और कैपिटल एच और स्मॉल एच जो है इससे हमें छुटकारा पाना है, इससे हमें छुटकारा पाना है, मतलब इसे हमें एलिमिनेट करना है। तो इसमें जो सिंपल सी बात है वो ये है कि हम सिमिलर ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अग्री करते हो? तो मैं कह सकता हूं H/R इज इक्वल टू आप कंप्लीट इसको भी कह सकते हो, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है ना, आप इसको कह सकते हो H/R। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं कि स्मॉल एच से छुटकारा पा लेता हूं, स्मॉल एच से छुटकारा पा लेता हूं। तो HR/R, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को मैंने लिख दिया H/R। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और मैंने 1/3 पाई एच कॉमन ले लिया और इसे लिख दिया R² माइनस R³ R। ठीक है,
उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1/3 पाई h बाई r इज r क्यूब माइनस r क्यूब। कोई बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे h को h डैश से रिप्लेस करना होगा, h को h डैश से रिप्लेस करना होगा। मुझे पता है h डैश इज h माइनस h, अग्री करते हो? सो मैं कह सकता हूं h इज नथिंग बट h डैश प्लस h, और स्मॉल h को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है h r बाई r। तो मैं इसको इधर ले जाऊं तो h डैश वुड बी h इंटू 1 माइनस r बाई r विच इज h इंटू r माइनस r बाई r। तो बेसिकली मुझे कैपिटल H को रिप्लेस करना है, तो मैं कह सकता हूं कैपिटल H इज r h डैश अपॉन r माइनस r। समझ में आई कहानी? तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया 1/3 पाई, h के बदले मैंने लिख दिया r h डैश अपॉन r माइनस r। नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में r था, और r क्यूब माइनस r क्यूब को लिख दिया r माइनस r इंटू r स्क्वायर प्लस r r। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 1/3 पाई h डैश r स्क्वायर प्लस r। समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? और अगर आपसे पूछा जाए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में तो आपको क्लैरिटी है कि कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस पाई आर स्क्वायर, दिस प्लस दिस पाई आर स्क्वायर। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में आप फंसोगे। कर्व सरफेस एरिया में यू नो द स्लाइंट हाइट, अगर इसको एल डैश दिया गया है तो फिर से आपको इमेजिन करना पड़ेगा कैपिटल एल और स्मॉल एल, और स्लांट हाइट होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और पाई आर एल। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सेम लॉजिक से आपको आंसर निकालने होंगे। ये भी करके दिखाऊं या आता है? करके दिखाऊं? कर लोगे या करके दिखाऊं? कर लोगे ना? ओके ग्रेट। तो इस तरीके से आप कर्व सरफेस एरिया भी फर्स्ट टर्म का निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमको इसको याद रखना होता है ताकि हमको एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो फर्स्ट टर्म को अच्छे से रट लेना, उसके सारे रिजल्ट्स को, लेकिन रटने टाइम लॉजिक ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी हम गलत रट लेते हैं ना तो आंसर गलत निकाल के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल को आप सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखो, ये मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है तो आपको आसानी रहेगा इसका समझने में कि पानी भरा हुआ है यहां तक, तो कहीं ना कहीं मुझे ये रेडियस चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? दिस रेडियस। और ये रेडियस निकालने के लिए देखो, ये मुझे पता है 20, ये मुझे पता है 10, मुझे पता है ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड द बिगर ट्राइंगल। बिगर ट्राइंगल दिख रहा है ना, दिस ट्राइंगल, वो दोनों सिमिलर हैं। और अगर आप गौर से देखोगे तो बेस 10 है तो इसका बेस 20 है, तो मतलब डबल का रिश्ता है। मतलब क्या है? डबल का रिश्ता। और हाइट ऑफ कोन ऑलरेडी 30 दे रखा है, तो जो हाइट ऑफ फ्रस्टम 30 दे रखा है तो ऊपर भी 30 हुआ, क्योंकि डबल का रिश्ता है 30/60, राइट। जैसे ही आपको पता चला कि ये 30-10 का रेशो है, मतलब tan थीटा 3 है, तो आप देखो यहाँ पे जब आपका 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई आई, दिस 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो बेसिकली ये हो गया मिड पॉइंट इसका। अब मुझे ये लेंथ निकालना है। ये लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने ये राइट ट्रायंगल बना दिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते ही मुझे पता है ये 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि टोटल हाइट 30 है। तो मुझे ये निकालना है, ये x। तो मुझे पता है 15/x वुड बी 3, तो x क्या हो गया? 5। तो मुझे ये पता चल गया है
कि ये जो रेडियस होगा ऊपर वाला जो नया फ्रस्टम बना है, ये फ्रस्टम नया बना है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसका ये 15 है और ये 30 है और हाइट 20 है और हाइट 15 है। अग्री करते हो? इसी वॉल्यूम ऑफ वाटर को निकालना है तो ये कहेंगे 1/3 पाई, h क्या है 15, r क्या है कैपिटल R 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 15, और 1 मिनट में कितने वाटर जा रहे हैं? दैट इज पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10। दिस वुड बी द आंसर। समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? एनी स्टूडेंट? समझ में आ गया ना? तो बेसिकली हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाला, और ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो कि कभी भी किसी पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है तो आप जो भी रेट दे रखा है, 1 सेकेंड का रेट दे रखा हो या 1 मिनट का रेट देखा हो, उसको आप उसी वक्त रोक के उसका वो लेंथ मान लो, उसका लेंथ मान लो और उसका क्रॉस सेक्शन निकाल दो। क्रॉस सेक्शन से उसका लेंथ निकाल दोगे, दैट वुड बी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। समझ में आ गई कहानी? आगे बढ़े। ओके, ये देखो, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट, कितने बजे तक क्लास है ये? 12:30 तक है ना? अभी आप लोगों का कमिटमेंट कुछ है क्या? किसी क्लास, कोई सेशन आपका शुरू होने वाला है विद इन 15 मिनट और 30 मिनट? हाँ, ओके, जस्ट दिस प्रॉब्लम एंड देन विल वाइंड इट अप। ओके, द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पर लंबा डिस्कशन मुझे करना था, सो नेवर माइंड। तो नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे जल्दी, तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी जब आप NTSC स्टेज 2 में ना, अभी जो हमारा जो प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री करते वक्त आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ टूल्स। इस टूल्स की यूज आपकी NTSC में तो यूज होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा यूज आपको KVPY और IIT JEE की प्रिपरेशन में दिखाई देगा। ओके, तो इसलिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि ये जो NTSC की जो मैथ्स की क्लास चल रही है उसमें हम अपने फाउंडेशन पे इतना फंडा स्ट्रॉन्ग कर लें कि IIT JEE और KVPY भी एक साथ काम हो जाए। और NTSC ऑलरेडी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप IIT की तैयारी कर रहे हो और KVPY की तैयारी कर रहे हो, तो NTSC के लिए अलग से टाइम निकालना एक पेनफुल एक्टिविटी होगी। बट मैंने आपको बोला है, NTSC का स्कॉलर बनना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आप अभी नहीं समझोगे, आप जब एकेडमिक लाइफ में एंटर करोगे, दैट वुड बी एन अमेजिंग बैज यू विल बी कैरिंग। तो NTSC को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और आपको मैंने जैसा कहा कि मैथ के लिए 1 आवर प्लीज़ निकालिए एवरी डे, और सोशल स्टडीज़ के लिए भी कम से कम 30 से 45 मिनट्स के क्वेश्चन बैंक्स देखिए, सॉल्व क्वेश्चन बैंक। और कोई कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आए, तुरंत अभिषेक सर से कनेक्ट होइए, अभिषेक सर विल हेल्प यू हैंडल। उसके अलावा हम विजन IAS के भी टीचर्स से आपको एक्सेस करा देंगे इफ़ यू आर रियली इनटू इट। ओके, तो आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। मुझे पता है आप लोग का ऑलरेडी काफ़ी स्क्रूड अप टाइम है, बहुत ही टाइट शेड्यूल चल रहा है। जो आपकी JEE की प्रिपरेशन है उसमें 2 आवर्स इंटू 2 की सिटिंग तो मारनी ही मारनी है, ये तो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। उसके अलावा आपको 1-1.5 घंटा निकालना ही होगा NTSC के लिए। वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा, या तो स्कूल के टाइम में थोड़ा सा मैनेज करें, या अर्ली मॉर्निंग उठ के मैनेज करें, या लेट नाइट उठ के मैनेज करें, लेकिन ज़रूर करें। ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। NTSC स्टेज 2 में आप जैसे सक्सेसफुल होगे ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जिस जगह जाएगी, तो यू वुड बी एबल टू ज्वाइन IIT बॉम्बे, यू वुड बी एबल टू ज्वाइन IIT दिल्ली, परसुइंग कंप्यूटर साइंस और वॉट एवर योर ड्रीम इज़। और मे बी यू वांट टू गो टू फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अचीव कर लें, और आपके लाइफ की ये पहली चीज़ है, और आप लोग काफ़ी क्लोज हो। और मैं जो अपने 10 बच्चों को जानता हूँ उसमें मैं 5-6 बच्चों को तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि अगर ये मेहनत पुट कर दिए तो दे वुड बी डेफिनेटली इनटू द पिक्चर। तो और 1-2 बच्चे हैं जो और पुश करेंगे तो वो भी कर लेंगे।
तो कहीं ना कहीं आप 10 के 10 बच्चे जो हो वो डेफिनेटली NTSC स्टेज 2 क्रैक कर सकते हो। तो अगर कर सकते हो तो करेंगे, नहीं कर सक रहे होते तो मैं तुमको बोल देता कि अभी इग्नोर करो, थोड़ा सा KVPY और IIT पे फोकस करो। लेकिन मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे तो हो जाएगा। मैं ये पूरा PDF शेयर कर दूंगा, जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना। फिर उसके बाद अभी मैं 2-3 सेशंस में जितने भी 10 साल में ज्योमेट्री के सवाल हुए हैं, करीब 100-150 सवाल हैं, कुछ कुछ सवाल क्विकली करूंगा बट सारे सवाल के फंडे को डिस्कस करूंगा। तो ज्योमेट्री हम लोग सब, अभी हम लोग को डेट आया नहीं है, राइट? NTSC का डेट अभी तक कुछ आया नहीं है ना स्टेज 2 का? नहीं, तो जैसे आएगा हम लोग अपना पेस और चेंज करेंगे। अभी हम लोग रिलैक्स होके, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए, अगर हमारा ज्योमेट्री तब तक भी खत्म हो जाए तो मतलब समझ रहे हैं, आपको मैथ सेक्शन को लेके टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप जाके सीधे 20 में 20 मारोगे, मैथ्स में 20 में 20, फिजिक्स केमिस्ट्री में 15-15 मार के आ जाओगे, तो बायोलॉजी और सोशल साइंस में थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो चल जाएगी काम, है ना? तो इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में हमें रखना है। एट द सेम टाइम NTSC स्टेज 2 की जो मैथ्स वाली पोर्शन होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पोर्शन होती है, थोड़ी सी लेवल डेफिनेटली बढ़ती है। तो जो बच्चे 11th की तैयारी में नहीं लगते हैं उनके लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन जो बच्चे 11th की तैयारी में लग जाते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। तो आई एम श्योर आप सबके लिए आसान होगा और आप लोग कर लोगे। लेकिन आसान होने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, अपने सर का शांति मेंटेन करना है। जब पेपर आसान हो तो एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जब पेपर मुश्किल हो तो आपके लिए अच्छी बात होती है। हमेशा ध्यान रखा करो, अगर IIT का पेपर आसान आ गया तो आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर वो बच्चे भी कर जाएंगे जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किए हैं। इसलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा मनाया करो कि मुश्किल सवाल आए, क्योंकि मुश्किल सवाल आएंगे तो आप कर जाओगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, ज्वाइन योर नेक्स्ट सेशन, विल मीट नेक्स्ट वीक।